नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत देव आप सभी का पवन वाघ एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके बारे में हम कुछ सोचते हैं या उनके बारे में हम कुछ बोलते हैं तो उस व्यक्ति की तुलना गुणों से नहीं करते। उनकी महानता इतनी होती है कि उन गुणों की तुलना उस व्यक्ति के साथ हो जाती है, क्योंकि साक्षात वो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी उन गुणों के आदर्शों पर जीता है, चलता है, और इसीलिए उस व्यक्ति को साक्षात मूर्तिमंत वो गुण कहा जाता है। बराबर, ऐसा ही एक गुण जीवन में मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो गुण है ईमानदारी। बराबर, ईमानदारी का अर्थ होता है कि किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उस समय हमारे मन के विचार किसी भी आकर्षण की तरफ न बढ़ने देना। अपने पद का दुरुपयोग कर केवल अपना या अपनों का फायदा न देखना, यह ईमानदारी कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहलाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके पहले व्यक्ति के बारे में और व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे, और मैं क्यों ये सब कह रहा हूं ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखना, जो संस्कार बचपन में हम पर होते हैं उसी संस्कार से हम बढ़ते हैं, लेकिन एक क्षण जीवन में ऐसा आता है जो लोभ का क्षण कहलाता है। लोभ का क्षण यानी जहां पर हम आकर्षित हो जाते हैं। अब एक आकर्षण केवल शारीरिक रूप से होता है ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं कि उनको खाने की चीजों का आकर्षण होता है, वो चीज प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आस्वाद, जिह्वा जो आस्वाद होती है वो केवल मिठाइयों के लिए, अच्छे पदार्थों के लिए नहीं, तो कुछ बुरे पदार्थ में भी कुछ लोग जो है शराब के आदी हो जाते हैं, कुछ चरस, ड्रग्स आदि बुरे बुरे काम जो करते हैं। ठीक है, कुछ लोग पैसों के लालची हो जाते हैं और उन पैसों को प्राप्त करने के लिए अपने आदर्श वो छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो अच्छे संस्कारों को भुलाकर जीवन में ऐसा एक क्षण आता है कि जब वो लालच के पीछे पड़ जाते हैं और वो लालच उनके लिए उनका दुर्गुण बन जाता है और कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। बराबर, तो जो व्यक्ति अपने बचपन के संस्कारों को, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता है जो अपने बच्चों को बुरे संस्कार देते हैं। बराबर है, लेकिन हम दुनियादारी सीखते सीखते उन अच्छे संस्कारों को भुला देते हैं और बुरे संस्कारों की तरफ बढ़ते हैं। बराबर है, तो जो व्यक्ति अपने बचपन के संस्कारों को नहीं भूलता है और जिंदगी भर अपना बचपन वो जीवित रहता है, वो व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति की कहानी आज हम देखने वाले हैं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ के माध्यम से। ये पाठ जो है सुनील शास्त्री इन्होंने लिखा है, और जिस व्यक्ति के, जिन महानतम व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो कौन है, आइए हम देखते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये पाठ सुनील शास्त्री द्वारा लिखित है। परिचय देखिए, जन्म 1950 में वो जन्मे हैं। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। जो जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के द्वितीय और दूसरे पंतप्रधान थे। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। तो सुनील शास्त्री राजनेता भी है, उसके साथ साथ कवि और लेखक भी है। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। लगाव का अर्थ है प्रेम, लगाव का अर्थ होता है रुझान, लगाव का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। ठीक है, तो जो बदलाव समाज में, आर्थिक स्थिति में हो रहे उनको अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुनील शास्त्री जो है वो लिखते रहते हैं। प्रमुख कृतियां, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। ये इनकी सबसे प्रमुख ऐसी कृति मानी गई है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख का कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। उजागर करने का अर्थ होता है व्यक्त करना। तो सुनील शास्त्री ये लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है, उसके साथ साथ वो एक बहुत जाने माने लेखक भी है, और उन्होंने अपने पिताजी के बारे में ये संस्मरण लिखा है। संस्मरण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की एक विशेष घटना को याद करते हुए उस बारे में लेख लिखना, यानी संस्मरण जो है वो कहलाता है।
तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो गुण थे वो थे ईमानदारी, सादगी। सादगी का अर्थ होता है सादापन। ओके, ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचार उच्च होने चाहिए और हमारा पहराव ये बिल्कुल सादा होना चाहिए। तो सरलता, सच्चाई और पर दुख कातरता, ये गुण बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, जिसका नाम है पर दुख कातरता, यानी दूसरों को दुख देने से अपने मन को दर्द होना। क्योंकि किसी व्यक्ति को दुखित देखकर अपने मन को दुख होना, वो पर दुख कातरता कहा जाता है। तो ये गुण बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। आजकल का युग ऐसा है कि इस युग में लोग दूसरों को तकलीफ देने के क्रिया को ही आनंदमय मानते हैं। यानी हमारे कारण कैसे मैंने दूसरों को उसका अपमान किया, उसको शर्मिंदा किया, मैंने कैसे उसे सबक सिखाया, इसी में हम लोग रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे उस शब्दों से, उन शब्दों से सामने वाले व्यक्ति को कितना बड़ा आघात हुआ होगा। ठीक है, तो इसे पर दुख कातरता कहते हैं। तो इस प्रकार के गुण है जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के इन गुणों को अपने पाठ के माध्यम से दर्शाया है। देखिए, पाठ को हम आरंभ करते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। बाबूजी का अर्थ यहाँ पर उनके पिताजी यानी लाल बहादुर शास्त्री है। तो कहते कि हमारी जिंदगी में बाबूजी जब थे तब तक हमने किसी भी बात का अभाव नहीं। अभाव का अर्थ होता है कमी, यानी एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो पिता का कर्तव्य यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने हर बार बखूबी निभाया है। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। अब यहाँ पे जैसे ही वो गुजर गए उसके बाद उनके जाने का ये सबसे बड़ा अभाव था। और उसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि मुझे बैंक में नौकरी करने के लिए, जब तक बाबूजी थे तब तक किसी भी प्रकार का अलग सा ऐसा कार्य लेखक को करना नहीं पड़ा। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। अब यहाँ पे पुलिस मंत्री का अर्थ केवल पुलिसों के मंत्री ऐसा नहीं होता है। तो उस समय पुलिस मंत्री, गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहा जाता है। होम मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं, तो होम मिनिस्टर के अंदर पुलिस भी आती है। ठीक है, तो उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री जो है वो कहा जाता था। इसीलिए हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर जो उनके पिताजी का स्वभाव था, उनके स्वभाव के विरुद्ध अब यहाँ पर उनका बर्ताव हो रहा है। ठीक है, जब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री यानी गृह मंत्री थे तो उस समय उनके पास जो कार थी, तो वो कार लेखक को लगता था कि एक बहुत बड़ी कार हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री है। लेकिन ठीक है, उस कार में वो खुश थे। और इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री हुए तो इम्पाला शेवरलेट उस समय की सबसे अच्छी गाड़ी को मानी जाती थी और उसे देखकर लेखक का बड़ा मन करता था कि वो उसे चलाए। और एक दिन जो प्रधानमंत्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पीए थे, सहायक जिसे कहा जाता है, निजी सहायक, तो उनको ऑर्डर देते कि उस गाड़ी को रेसिडेंस यानी जहां हम रहते वहां लेके आई। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसे कहा उसने किया, दबे पैर पीछे
किचन के दरवाजे से अंदर घुसे जाती ही अम्मा मिली। अब यहाँ पर ये भले ही प्रधानमंत्री के लड़के हो, लेकिन जिस प्रकार हम हमारे घर में कुछ शरारत करते हैं, सभी बच्चे नहीं करते, लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल शरारती होंगे ही। और घर में सबसे ज्यादा डर जो होता है वो पिताजी का ही होता है। और उस पिताजी के डर से हमें बचाने के लिए हमारी माँ, यानी लेखक जिसे अम्मा कहते हैं, वो उनकी ढाल थी। तो ये कार लेकर जाना, उन्हें पता था शायद पिताजी को यानी प्रधानमंत्री जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मन की जो इच्छा होती है तो उनको पूरा करने के लिए जो नौजवान होते हैं कुछ भी कर देते हैं। तो उन्होंने वो गाड़ी मंगाई और वो और उनके भाई चले दिए और चल दिए। और जाने के बाद जहाँ उनको जाना था वह बैठने के बाद उनको लगा कि अब बहुत समय बीत चुका है, शायद पिताजी आ गए होंगे। और जैसे तैसे जब वो वापस आते हैं तो जो संतरी होता है यानी जो गेट पर खड़े होता है उसको कहा कि सैल्यूट मत मारो, आवाज मत करो, चुपचाप गेट खोल दो, हमें जाने दो। और वो पीछे के रास्ते से गए। क्यों गए? क्योंकि अगर सामने से जाते तो पिताजी कहीं पर बैठे दिखते, पूछते कहाँ गए थे, गाड़ी लेके कहाँ गए थे, समथिंग ऐसा जो भी है बातचीत होती और हमारी चोरी, हमारा जो भी काम जो है ये पकड़ा जाता। तो ये पकड़ा न जाए इसलिए वो पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। यानी उनके मन में अपने पिताजी के प्रति डर है कि पिताजी को हम क्या जवाब दें। और ऐसे में जब वो किचन के रास्ते से गए वहां पर उनको अम्मा मिली। आगे क्या होता है देखो, कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड में आ गई है। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज से में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, जगा नहीं। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता और जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफी मांगी, बेध्यानी में बात कर गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही अम्मा को उन्होंने एक विनती कहते हुए कहा, बाबूजी को इस बारे में कुछ मत बताओ, तो अम्मा जी पहले ही बोल दी कि हमने बोल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो अपने आप में अनोखा होता है। बच्चों की कुछ बातें वो छुपाती भी और जहाँ जरूरी है वो बताती भी है। तो यहाँ पे अम्मा ने बड़े ही खुले दिल से वहां पे कह दिया कि आपने जो कुछ किया मैंने बोल दिया है। तब वो लेखक कहते हैं कि अब रात बहुत देर हो गई है, तो अब बहुत देर हो गई, रात हो गई, तो हम जाके सो जाते हैं। तो वो जाके सो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुबह बहुत ही जल्दी वहां पर कोई दरवाजा खटखटाता है। लेखक को लगता है कि शायद कोई नौकर आया है जगाने के लिए, चाय देने के लिए। तो वो एक बार उसको मानो कह देते कि हम रात में देर से आए, हम इतने जल्दी नहीं उठेंगे। फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है, तब वो चिढ़ जाते हैं। साधारण सी बात है, गहरी नींद में अगर हमें कोई उठाता है और भले अपना कोई हम गुस्से से बोल देते हैं। तो यहाँ पर जब वो देखते हैं कि यहाँ पर बाबूजी है तो वो परेशान होते हैं। और अब वो जाकर जब दरवाजा खोलकर वो बाबूजी से मिलते तो बाबूजी कहते हैं कि आओ हम साथ में चाय पीते हैं। वो अपने द्वारा जो अपशब्द कहे गए उसके लिए माफी भी मांगते हैं और बड़े दिल से यहाँ पर पंत प्रधान जी लाल बहादुर शास्त्री उनको माफ भी कर देते हैं। अब यहाँ पर चाय पीने के लिए वो आए, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओह हो, तो आप लोग को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेड गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुनकर मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया।
उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर से हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट पर रोते रहे। अब ये जीवन में सादगी क्या होती है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कई बार गलत प्रसंग में, फिर वो अध्यापक हो, फिर वो घर के बड़े व्यक्ति हो, पिताजी हो या कोई भी हो, कुछ गलत काम करते हैं तो बच्चों को बहुत जोर से डांटते हैं। बच्चों को शायद वहां पर मार भी खानी पड़ती है, बराबर। लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी ने वो कर दिखाया। जो चोट शरीर पर आती है शायद हम उसे जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब मन पर आघात होता है तो वो मन पर आघात हम कभी नहीं भूलते। और वो आघात अगर सादगी से हो, वो आघात अगर संस्कारों के लिए हो, तो वो आघात हम कभी नहीं भूलते। और वो आघात हम पर चोट नहीं तो संस्कार कर जाता है। अब यहाँ पर शास्त्री जी इतने बड़े व्यक्ति थे, चाहते तो अपने बच्चों को डांट सकते थे, चाहते वो अपने बच्चों को एक चपट लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वो सुबह आए, बच्चों को उठाया, चाय पीने के लिए मेज पर बुलाया और बड़े आराम से बात की। चाय जब खत्म हुई तो उन्होंने रात का किस्सा पूछा कि आप कहाँ गए थे। और वो ये नहीं बोलते कि आप मेरी वाली जो बड़ी गाड़ी है वो क्यों लेके गए, वो सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी जो है वो आप क्यों लेके गए, ये वो नहीं कहते। वो कहते कि दूसरी जो गाड़ी थी जो हम निजी प्रयोग के लिए करते हैं वो तो यहाँ पर ही खड़ी थी। जब लेखक उनके बताते हैं हमने वो नहीं, वो बड़े वाली गाड़ी लेके गए, तो वो कहते हैं कि फिर ड्राइवर को बुलाओ। यानी वो कृति से जो कुछ है वो सारी बातें कृति से करते हैं। वो स्पष्ट रूप से जो है डांटते नहीं है। ड्राइवर को बुलाने के बाद वो कहते हैं कि आप हर रोज इसके बारे में कुछ कितना प्रयोग हुआ एक डायरी में मेंटेन करते हो ना, लिखते हो ना। तो वो कहता है हाँ, तो कितनी गाड़ी कल चली, तो 14 किलोमीटर कहता है। और वो जाने के बाद वो अपने सहायक को बुलाते हैं, इवन लेखक की माँ यानी अम्मा को भी बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि 14 किलोमीटर के लिए जितना कुछ खर्चा हुआ होगा वो सहायक जी से जमा करवाना, यानी सहायक के पास जमा करवाना। किसे कहते हैं? अपनी पत्नी को, यानी इन बच्चों की, लेखक की अम्मा को कहते हैं। ये जब घटना होती है तो याद रखना, प्रत्यक्ष रूप से लेखक से या उनके भाई से शास्त्री जी एक शब्द भी बात नहीं करते हैं, लेकिन कृति से वो मानो इन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से सजा दे रहे और उसके साथ साथ सीख दे रहे कि ये जो गाड़ी है ये राष्ट्र की है। मैं भले ही आपका पिताजी हूं, लेकिन मैं इस देश का पंतप्रधान हूं, और जो गाड़ी प्रयोग के लिए रखी गई है वो चुनिंदा जो कुछ मेहमान आएंगे दूसरे राज्यों से या दूसरे देश से, तो उनके लिए रखी गई है। ये अपने प्रयोग के लिए नहीं, निजी प्रयोग यानी प्राइवेट यूज, तो निजी प्रयोग के लिए ये कार नहीं है। तो इस बात से लेखक और उनके भाई को रोना उठा और उन्होंने अपना रोना वहां पर जो है मर्यादित स्वरूप पे रखा, लेकिन जैसे अपने कक्ष में गए, अपने रूम में गए, तो वो फूट फूट कर रोए। ठीक है, यानी आप कल्पना कीजिए वो क्यों रोए होंगे। उनको बुरा लगा इस बात का कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ से कोई गलत काम नहीं होता। उसके साथ साथ हमारे से इतनी बड़ी गलती हुई, उन्हें एक शब्द से डांटा भी नहीं। ओके, और अपनी जो गलती है, अपने बच्चों की जो गलती है वो अपने पैसों से सुधार रहे हैं, बराबर है। जो खर्च इस गाड़ी के लिए हुआ, 14 किलोमीटर जो गाड़ी चली, उसका जो भी खर्च है वो अपने तनख्वाह से देने के लिए जो है ऑर्डर देते हैं। अपनी पत्नी को बताते हैं कि 14 किलोमीटर के लिए जितने कुछ पैसे खर्च होंगे हम हमारे तरफ से देंगे। यानी ये होते हैं संस्कार, ये होती है सादगी, और ये होती है किसी को सीख देने की पद्धति। यानी न शब्दों की चोट है, ना हाथ पैर चलाए हैं, ना हाथ में छड़ी लिए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों पर वो योग्य संस्कार कर रहे हैं। और ये ऐसे संस्कार थे कि उन संस्कार के कारण लेखक जिंदगी भर किस प्रकार हमें रहना चाहिए
इसकी सीख उन्हें मिल रही है। तो हमेशा याद रखना, किसी को भी आप अगर कुछ सिखाना चाहते हो तो अपनी कृति से सिखाओ, और ये कृति ऐसी होनी चाहिए जो आपने पहले आत्मसात की हो। आप अगर लोगों को कहते हैं कि सत्य भाषण करो, सच्चाई से व्यवहार करो, और आपका ही व्यवहार झूठा है, आप ही बात बात पर असत्य भाषण करते हो, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, बराबर। तो शास्त्री जी पहले स्वयं इस प्रकार का आदर्श व्यवहार करते थे, और अपने आदर्श व्यवहार से वो लोगों पर असर डालते थे, और इसी के कारण उनके कृति, उनके द्वारा जो कुछ कृति की गई है उसका असर उनके बच्चों पर होता था, बराबर है। तो मराठी में एक बहुत अच्छी सूक्ति है, क्या है? आधी केले मग सांगितले, किंवा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी फावले। यानी जो व्यक्ति जैसी बात करता है वैसा ही अगर उसका व्यवहार है तो ही लोग उसके पैर पकड़ते हैं, तो ही लोग उसको श्रेष्ठ मानते हैं। अथवा बुरी बात कर कर लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताना, ये काम अगर कोई करता है तो उसका खुद का लड़का भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जो व्यक्ति जैसा बोलता है उसी प्रकार का अगर उसका व्यवहार है तो निश्चित रूप से उसके अपने भी उसकी बात मानते हैं, और बाकी लोग भी उसे अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये भाग 1 हमने यहाँ पर देखा है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का अगला पाठ्य का अंश हम अगले वीडियो के द्वारा जरूर देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।